इतने सालों बाद मैं इस गांव में आ पाई। यहाँ के बच्चों का स्वाद मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। अब इन बच्चों को कौन बचाएगा मुझसे? अरे अरे ये क्या कैसी आवाज थी और बच्चों का स्वाद से क्या मतलब था? लगता है कोई पागल रास्ता भटक गई है और यहाँ अनाप शनाप बोल रही है। मेरा यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। मुझे ये फल लेकर जल्दी निकलना चाहिए। सुन लिया तूने? अब अगर तू नहीं चाहता कि जितने पैसे मैंने तुझे दिए हैं वो भी मैं छीन लूं तो चुपचाप दफा हो जा और कल से वक्त पर आना, नहीं तो इससे भी कम पैसे दूंगा, याद रखना। आज का काम तो खत्म हो गया। अब चलकर तनख्वाह ले लेता हूँ, फिर मेघा के लिए ताजे ताजे फल लेकर जाऊंगा। ये लो सोहन, तेरी तनख्वाह। और हाँ, कल से काम पर जल्दी आना। तेरी पत्नी गर्भवती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू देर से आएगा, समझा? वो सब तो ठीक है साहूकार जी, पर इतने कम पैसे में मैं 1 महीना कैसे गुजारूं? हाँ तो तू क्या चाहता है, तुझे पूरे पैसे दे दूं? देख सोहन, ये मत भूल कि तेरे बाप ने मुझसे कितना कर्जा लिया था और उसे बिना चुकाए ही मर गया। अब तुझे ही मेरे घर नौकर बनके जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। वो तो शुक्र मना कि मैं तुझे पैसे दे रहा हूं, उसी में खुश रह। देखिए साहूकार जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पर आप ये तो देखिए कि मेरी पत्नी गर्भवती है। अगर उसे 3 वक्त का भोजन भी न करा सका तो होने वाले बच्चे पर कितना बुरा असर पड़ेगा। आप थोड़े और पैसे तो दे ही सकते हैं ना? देख सोहन, नौकरों को पहले ही कम तनख्वाह मिलती है और अगर तुझे इससे ज्यादा पैसे देने लग जाऊं तो जिंदगी भर भी तू मेरे यहाँ नौकर बनकर काम करेगा, तब भी नहीं चुका पाएगा, समझा? पर साहूकार जी, जब कर्जा चुकाने की औकात नहीं थी तो कर्जा लिया क्यों था तेरे बाप ने? ए जी, इसको 1 फूटी कौड़ी भी मत दीजिएगा। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इसे पैसे देते भी क्यों है। जिंदा रहने के 2 वक्त का भोजन ही पर्याप्त है। सुन लिया तूने? अब अगर तू नहीं चाहता कि जितने पैसे मैंने तुझे दिए हैं वो भी मैं छीन लूं तो चुपचाप दफा हो जा और कल से वक्त पर आना, नहीं तो इससे भी कम पैसे दूंगा, याद रखना। ऐसा कहते ही सोहन वहाँ से चला जाता है। सोहन एक लकड़हारा होता है, पर अपने पिता के कर्जे के कारण उसे मजबूरन साहूकार के यहाँ नौकर बनने का काम करना पड़ता है। उसे रोज ताना मारा जाता है और खड़ी खोटी सुनाई जाती है। आ गए आप, मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। आपको तनख्वाह तो मिली ना? हाँ मिली तो है मेघा, पर मुझे नहीं लगता कि इससे हमारा पूरा महीना चलेगा। मुझे तुम माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें भी ऐसी घटिया जिंदगी जीनी पड़ रही है। आप माफी क्यों मांग रही हैं जी? गलती आपकी थोड़ी ना है, ये तो हालात की है जिसकी वजह से हमें ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है। पर आप चिंता मत कीजिए, हमारा जब बेटा होगा तो बड़ा होकर सारे कर्ज चुका देगा, आप देख लेना। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता कि हमारा बेटा ही होगा, बेटी नहीं? ये तो एक माँ का दिल कह रहा है। वो सब छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। क्या क्या तुमने भोजन कर लिया मेघा? सोहन आम को देखकर खुश हो ही रहा था कि अचानक से एक आवाज सुनाई मिलती है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो मेघा? मुझे याद है
कि तुमने आज तक मुझसे पहले भोजन नहीं किया। हाँ तो क्या करती, आप इतनी मेहनत करते हो और घर में केवल एक व्यक्ति का ही भोजन बचा था। अगर आपको नहीं देती तो किसे देती? अगर भोजन कम है तो तुम्हें खाना चाहिए ना। तुम स्वार्थी कैसे हो सकती हो मेघा? अपने पति को भोजन करा के अपने आप को और अपने होने वाले बच्चे को भूखा कैसे रख सकती हो? तुम्हें पता है ना, अगर तुम अच्छे से भोजन नहीं करोगी तो हमारे बच्चे पर कितना बुरा असर पड़ेगा। मेघा ये सब सुनकर रोने लगती है। उनकी गरीबी और हालातों के कारण मेघा ये समझ नहीं पा रही है कि अपने पति का पेट भरे या अपने होने वाले बच्चे का। अगर सारा भोजन मैं कर लूंगी तो आप क्या खाएंगे जी? आप तो भूखे ही रह जाएंगे ना। तुम मेरी चिंता क्यों करती हो मेघा? याद रखो, मैं एक लकड़हारा हूँ और मुझे जंगल का चप्पा चप्पा पता है। मैं जंगल जाकर फल खा लूंगा और तुम्हारे लिए भी स्वादिष्ट और मीठे फल लेकर आऊंगा। अब तो ठीक है ना? ठीक है। सोहन ऐसा कहते ही जंगल चला जाता है। फल लाने के लिए मीठे और स्वादिष्ट फलों के चक्कर में वो जंगल के थोड़ा अंदर तक चला जाता है और उसे एक आम का पेड़ मिलता है। मुझे पता था कि ये आम का पेड़ यहीं कहीं होना चाहिए। जब मैं लकड़ियां काटने आता था तो इस पेड़ से आम जरूर खाता था। बहुत ही स्वादिष्ट और रसीले होते हैं। सोहन आम को देखकर खुश हो ही रहा था कि अचानक से एक आवाज सुनाई मिलती है। आखिरकार इतने सालों बाद मैं इस गांव में आ पाई। यहाँ के बच्चों का स्वाद मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। अब इन बच्चों को कौन बचाएगा मुझसे? अरे ये क्या कैसी आवाज थी और बच्चों का स्वाद से क्या मतलब था? लगता है कोई पागल रास्ता भटक गई है और यहाँ अनाप शनाप बोल रही है। मेरा यहाँ ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। मुझे ये फल लेकर जल्दी निकलना चाहिए। सोहन जंगल के अंदर सुनाई देने वाली आवाज से डर जाता है और फल लेकर जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाता है। आप तो बहुत ही जल्दी आ गई जी। हाँ, आना पड़ा। जंगल में पता नहीं कहां से एक पागल औरत की आवाज सुनाई पड़ी। कहती है कि बच्चों का स्वाद वो भी अभी तक नहीं भूली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षसनी हो जो बच्चों को खा जाती है। तो क्या आज आप फल लेकर नहीं आए? लाया हूं ना, बस थोड़े ही फल लेकर आया हूँ। कल और भी लाऊंगा, बस कल फिर से वो औरत न मिल जाए। उसकी तो आवाज ही सुनकर डर गया था। आप डरिए मत और हाथ मुंह धो लीजिए। मैं फल काट कर लाती हूँ, फिर हम दोनों साथ साथ इसे खाएंगे। ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं हाथ धोकर आता हूँ। ऐसा कहते ही दोनों आराम से बैठकर फल का आनंद लेने लगते हैं। परंतु सोहन को कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। उसने जब से जंगल में उस औरत की आवाज सुनी है, तब से उसे अंदर से घबराहट हो रही है। अगले दिन सोहन ये सब बातें भूलकर काम करने साहूकार के यहाँ चला जाता है। तूने सुना क्या मित्र? आज तो बहुत ही अजीब घटना घटी है। ऐसा क्या हो गया मित्र? क्या अजीब घटना घट गई? अरे आज हमारे गांव में एक ही दिन में 4 बच्चों की मौत हो गई। अब 4 बच्चे एक ही दिन में मर गए। पर कैसे हो सकता है? किसी ने जानबूझकर तो नहीं मारा ना? वही तो एक दिन में 4 बच्चे एक साथ मर गए। ऊपर से न उन्हें कोई बीमारी थी, न ऐसा कोई निशान जिससे ये पता चल सके
कि किसी ने मारा हो, और तो और जहर भी नहीं दिया गया, बिना किसी वजह के ही अचानक से मर गए। हो सकता है कि कोई इत्तेफाक था। अब कौन कब और कैसे मर जाए कोई नहीं बता सकता। हाँ, फिर भी चारों का एक साथ मर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मित्र, हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। सोहन ये सब सुन ही रहा था कि उसे जंगल का वो दृश्य याद आ गया जहां उसने उस औरत की आवाज सुनी थी। ये क्या? तो कहीं कल वो जो औरत बोल रही थी कहीं सच तो नहीं कह रही थी? पर अगर ऐसा होता तो कोई तो निशान या सुराग जरूर होता। शायद ये सब बस एक इत्तेफाक ही था। मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सोहन इन सब बातों में उतना ध्यान नहीं देता है और काम से छुट्टी होने के बाद वो फिर से जंगल जाता है फल लाने के लिए। मैं जंगल तो आ गया हूँ, बस वो पागल औरत फिर से न आ जाए। सोहन ऐसा ही कह रहा था कि फिर से उस औरत की आवाज सुनाई मिलती है। आज तो मजा ही आ गया। आज मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और चार बच्चों को खा गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस गांव के सारे बच्चों की आबादी ही खत्म हो जाएगी। मुझे बस रोज एक एक करके बच्चों को खाना चाहिए। हाँ। अरे ये क्या? ये तो उसी औरत की आवाज लग रही है। और ये क्या बोल रही है? चारों बच्चों को इसने खाया, पर वो तो सिर्फ मरे हैं। उनके शरीर को तो कुछ हुआ ही नहीं लगता है। सच में कोई पागल औरत है। मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और फल लेकर जितनी जल्दी हो सके निकल लेना चाहिए। सोहन उस औरत पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और फल लेकर चला जाता है। और देखते ही देखते पूरे एक सप्ताह बीत जाते हैं और एक सप्ताह तक रोज गांव का एक बच्चा मर रहा था, जिससे गांव वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कुछ दिनों से पता नहीं ये क्या चल रहा है। इस गांव में हर रोज एक बच्चा मर रहा है, और मर भी रहे हैं तो केवल वही बच्चे जो 3 से 4 वर्ष के भीतर आते हैं। ए जी, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। हमारे भी तो 2 बच्चे हैं, एक 3 वर्ष का और एक केवल 11 महीने का। कहीं इन दोनों को भी कुछ हो ना जाए। हाँ, मैं समझ गई। अरे तुम चिंता मत करो गंगा, हो ना हो ये जरूर कोई महामारी होगी। एक काम करना, कुछ दिनों तक घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अगर ये फैलने वाली बीमारी हुई तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस घर के अंदर ही रहना, समझ गए ना? सोहन ये सारी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और समझ नहीं पाता है कि क्या वो जंगल वाली बात इन्हें बताए या फिर नहीं। साहूकार जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। पता नहीं आप विश्वास करेंगे या नहीं, पर ये कोई महामारी नहीं है। अच्छा, अगर महामारी नहीं है तो क्या है? कोई जादू टोना है क्या? हाँ, हो सकता है। मुझे भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा है, पर एक सप्ताह पहले जब मैं फल लाने जंगल गया हुआ था तो एक औरत की आवाज सुनाई। मुझे वो कह रही थी कि उसे बच्चों का स्वाद बहुत ही पसंद है और वो रोज एक एक बच्चे को ही खाएगी, नहीं तो बच्चों की आबादी खत्म हो जाएगी। तुझे पता भी है तो क्या बक रहा है? तुझे क्या लगता है कि तू कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा और हम विश्वास कर लेंगे? चुपचाप अपना काम कर और ये झूठी अफवाह फैलाना बंद कर, समझा? सोहन के कहने पर उसका विश्वास कोई नहीं करता है। साहूकार को ये केवल एक बनी बनाई कहानी ही लगती है और इस बात को वो अनदेखा कर देता है। और अगले ही दिन साहूकार का छोटा बेटा, जो केवल 11 महीने का ही था, उसकी भी मृत्यु हो जाती है,
जिसके बाद साहूकार पंचायत बुलाता है। मुखिया जी, हमारे गांव में ये क्या हो रहा है? रोज रोज बच्चे मर रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? भानु प्रताप, भला इसमें मैं या गांव के लोग कर ही क्या सकते हैं? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मुखिया जी, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? देखिए, मुझे पता है कि मेरी बात पर भरोसा करना मुश्किल है, पर आप सब मेरी बात को अगर सुन लेंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद सोहन मुखिया जी और गांव वालों को जंगल के उस औरत के बारे में बताता है। तो तुम्हारा कहना ये है कि ये सब जो भी हो रहा है वो सब वो औरत कर रही है जो तुम्हें जंगल में मिली थी? तो फिर से ये सब बकवास करने लग गया है। तुझे पहले भी बोला था ना मैंने कि ये झूठी अफवाहें फैलाना बंद कर दे। भला तेरी बातों पर कौन ही भरोसा करेगा? मुखिया जी, आप इस सोहन की बातों पर बताइए। मुझे तो लगता है ये जरूर कोई महामारी है और हमें बड़े से बड़े वैद्य को बुलाकर इस समस्या को दूर करना चाहिए। नहीं भानु प्रताप, ये कोई महामारी नहीं है। मैंने इस विषय में एक बड़े वैद्य से पहले ही बात कर ली है। ये कोई महामारी नहीं है, पर सोहन जो कह रहा है मुझे उस पर विश्वास है। ये क्या कह रहे हैं मुखिया जी? आपको इस सोहन के बातों पर भरोसा है? भला आप ऐसी बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हालात ही कुछ ऐसे हैं ना चाह कर भी हमें इन सब बातों पर भरोसा करना पड़ेगा भानु प्रताप। नहीं तो तुम ही बताओ कि ये कोई महामारी नहीं है। ऐसा कोई सुराग नहीं है जिससे ये पता चल सके कि ये हत्या है या बीमारी। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? चलिए एक क्षण के लिए मान भी लेते हैं कि सोहन सच बोल रहा है, फिर भी हम कर भी क्या सकते हैं? एक उपाय है भानु प्रताप। एक साधु है जो बहुत ही दिव्य है, उन्हें इस विषय में जरूर कुछ पता होगा। मुझे पूरा भरोसा है, हमें चलकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। मुखिया जी के ऐसा कहते ही सारे गांव वाले उस साधु के पास जाते हैं और अपनी अपनी समस्या बताते हैं। जंगल के अंदर एक मंदिर है, माँ का मंदिर। उस मंदिर में कई वर्षों से एक दीपक जल रहा था, पर किसी ने उस मंदिर के दीपक को बुझा दिया है, जिस वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि जब तक वो दीपक था तब तक हमारे गांव की रक्षा हो रही थी। कई वर्ष पहले हमारे गांव में एक पिशाचिनी का साया पड़ा था, तब भी ऐसी ही घटनाएं होने लगी थी। तब के लोगों ने माँ की काफी आराधना की थी और माँ ने वरदान दिया था कि जब तक मेरा यह दीपक जलेगा तब तक गांव में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। पर अफसोस, अब वो दीपक बुझ चुका है। तो अब हमें क्या करना होगा ऋषिवर? किसी को उस दीपक को प्रज्वलित करना पड़ेगा, परंतु अब ये काम आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिशाचिनी अब ये होने नहीं देगी। वो एक मायावी है, जो भी जंगल दीपक जलाने जाएगा उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या पिशाचिनी हमें भी मार सकती है? नहीं, पर पिशाचिनी ऐसी माया रच सकती है जिससे रास्ता बदला जा सकता है। तुम्हें लगेगा कि ये रास्ता सही है, परंतु वो एक बड़ी खाई भी हो सकता है। ये एक मौत का खेल है, जहां अगर जितना है तो किसी ऐसे को जाना पड़ेगा जिसे जंगल का चप्पा चप्पा पता हो, जो आंख बंद करके भी जंगल के सही रास्तों का पता लगा सके। बस यही एकमात्र उपाय है। साधु के ये सब कहने के बाद गांव के सारे लोग चिंता में पड़ जाते हैं। तभी साहूकार सोहन की ओर देखता है और कहता है, सोहन, देखो, मुझे पता है कि तुम एक लकड़हारे हो और तुम बचपन से ही जंगल जाते हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें जंगल का चप्पा चप्पा पता होगा। हाँ, पता तो है,
पर माफ कीजिएगा, मैं अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका ध्यान कौन रखेगा? देखो सोहन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ। देखो, मैंने अपना एक पुत्र खोया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा दूसरा पुत्र भी शायद से नहीं बच पाएगा, वो भी कुछ दिनों में मारा जाएगा। और तुम अपनी भी तो सोचो। देखो, अगर तुम्हारा बच्चा होता है तो क्या उसे जान का खतरा नहीं होगा? उसकी भी तो मृत्यु हो सकती है ना।